ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्योंकि आईएईए की स्टेटमेंट से ये चीज़ तो नज़र आती है कि उन्हें सैटेलाइट इमेजेस से कंफर्म कर रहे हैं कि उनके पास अभी तक वो स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं 440 किलोग्राम के। क्या बनेगा आगे? जी बिल्कुल, बल्कि जिस तरह मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि ये जब इनको रिपोर्ट्स मिली थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कुछ माह पहले अमेरिकन को और इसराइलीज़ को, कुछ सैटेलाइट रिपोर्ट्स थी, कुछ दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वो जो यूरेनियम उस वक्त ईरान ने बचाया था, क्योंकि उन्होंने ऊपर से वो सारी साइट्स तबाह की थी, इस्फहान की इन पर्टिकुलर, बाकी भी नातान्स, फर्दो की जो है, लेकिन उनके नीचे जो थी वो अफसूदा यूरेनियम, जो वो कहा जाता है कि वो गैस की सूरत में मौजूद है, सिलेंडर्स में है, लेकिन उसको सोलिडिफाई किया जा सकता है, वो तो सिर्फ एक प्रोसेस है। तो उस वक़्त उनको फिर ये इंफॉर्मेशन मिली कि ईरान उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। तो उस वक़्त फिर इसराइलीज़ ने बहुत ज़्यादा पुश किया कि जी दोबारा से स्ट्राइक्स की जाए ईरान पे। तो वजह तनाज़े उधर से, खैर वजह तनाज़े तो पूरा न्यूक्लियर इशू ही है, लेकिन वो जो इमीडिएट एक वजह बनी थी उस वक़्त वो थी। और देखिए अभी भी जो न्यूक्लियर, क्योंकि मैं बार बार कंसिस्टेंटली ये कहता रहा हूँ कि न्यूक्लियर इशू ही कोर है अभी तक, और उसमें दो सेगमेंट्स हैं या दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो यही जो 440 किलोग्राम जो है अफजूदा यूरेनियम, और दूसरा ये है जो सस्पेंशन की बात है। अब समहाउ सस्पेंशन की बात कुछ ज़्यादा अहम होगी इस वक्त, क्योंकि इस पे ईरान जो है ना उसने थोड़ी लचक ज़्यादा दिखाई थी। जो सस्पेंशन की बात है, जो अमेरिका कह रहा है कि 20 साल के लिए आप ज़ीरो इनरिचमेंट, अब वो क्यों अहम है कि ज़ीरो इनरिचमेंट जब आप करते हैं तो उसमें होता ही है कि फिर आपके सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, जो कि ईरान के पास हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, जो अफसूदा करते हैं यूरेनियम को, वो फिर आप बंद कर देते हैं। वो उसको फिर मॉनिटर करना आसान। 2015 में भी कट डाउन किए गए थे। 2015 में तो लिमिट थी 3.67% की, और साथ ही साथ वो जो मेडिकल आइसोटोप्स के लिए ज़्यादा थी उसकी। तो उस वक्त उन्होंने उनके जो वो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो बंद नहीं हुए थे, वो ठीक है उसको इंस्पेक्ट करते थे, और वो यही चाहते हैं अब इसराइलीज़ और अमेरिकन की वो कैपेसिटी जो उनकी है, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि ये कोई साइड पे ऑन द साइड कोई यूरेनियम अफसोदा नहीं कर रहे। अब तो वो किस ट्रस्ट का बहुत बड़ा डेफिसिट है। अब उसमें मसला क्या है, अभी जो 20 साल है, ईरान ने एक टाइम पे इतलात के मुताबिक 5 साल तक की ऑफ़र की थी, लेकिन फिर अंदर क्या हुआ कि अंदर खाने ईरान के अंदर ही रिएक्शन आया उसका। ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स ने ये कहा कि जी आपने ज़्यादा लचक दिखा दिया और बहुत शुरू में दिखा दिया, आपको न्यूक्लियर की तो आप बात ही ना करें अभी फ़िलहाल। फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। अब जो ईरान तजावीज़ दे रहा है, आप देखें उसमें वो क्या कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर की बात बाद में होगी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि चलें ये अपना हुर्मुज़ जो है हम अनब्लॉक करते हैं, लेकिन कुछ कैवियट्स के साथ, और आप ब्लॉकेड उठाएं और साथ ही साथ परमानेंट सीज़ फायर करें। सो ये जो लेटेस्ट जो तजवीज़ थी जो ईरान ने भेजी, और उन्होंने फिर उस पर गौर किया। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, वो कहते हैं कि नहीं, न्यूक्लियर इशू जो है वो कोर है, वो क्योंकि वो समझते हैं कि इतनी लेवरेज जो उन्होंने क्रिएट की है, इतना प्रेशर जो जनरेट किया है, अगर अभी उस पर न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी तो फिर बाद में तो जो है एक बार अपना हॉर्मस खुल गई, ब्लॉकेड उठ गया, और फिर ठीक है उनके पास फिर भी वो लेवरेज होगी, सैंक्शंस रिलीफ वाली लेवरेज होगी, उनके जो एसेट्स अनफ्रीज करने वाली लेवरेज होगी, लेकिन इस जंग के ज़रिए जो उन्होंने एक प्रेशर बनाया वो फिर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे न्यूक्लियर इशू पे लचक के लिए। फैसल साहब, क्या अनलिमिटेड टाइम अवेलेबल है अमेरिका और ईरान के पास कि इसी तरीके से एक स्टेलमेट में बैठे रहें? क्योंकि एक मखसूस मुद्दत के अंदर इन चीज़ों का हल हो जाना शायद सारों का भला होगा। उसके बाद मुझे तो लगता है कि यूरोप और अमेरिका सबसे ज़्यादा चीखें मारेंगे। ईरान का भी खसारा, ये नहीं कि ईरान फ़ायदे में होगा। एडमिरल साहब। शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। नहीं, बिल्कुल अनलिमिटेड टाइम किसी के पास भी नहीं है। ना सिर्फ ये कि इन दोनों के पास नहीं है, बल्कि ख़ित्ते के पास नहीं है, और दीगर जो ख़ित्ते के बाहर के ममालिक हैं उनके पास भी नहीं है। तो एवरीबडी वांट्स कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। अमेरिका आप अगर देखें तो इस वक्त बिल्डअप कर रहा है अपनी फोर्सेस को, और जो इतलात हैं उसमें यह है कि जेरल्ड फोर्ड जो कि मेडिटरेनियन में था उसको रेड सी में लेकर आ गए हैं। वो परहैप्स वो चाहते हैं कि बाबल मंदब अगर बंद करने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो उसको पहले वो कंट्रोल हासिल कर लें उसका, और हूतीज़ को ना लेने दें। जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको अफ्रीका के नीचे से वो लेकर आ रहे हैं इस थिएटर में, और यकीनन वो मेरा ख्याल है कि इसलिए ला रहे हैं कि ईरान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लॉकेड अभी उठने वाला नहीं है, और हम यहाँ पे स्ट्रेंथ में मौजूद हैं, और ये ब्लॉकेड चलता रहेगा। मेरा ये ख्याल है कि जो ईरान की तजावीज़ हैं बातचीत करने की मरहलावार, वो प्रैक्टिकल तजावीज़ हैं। जो अमेरिकन्स कह रहे हैं वो डिक्टेशन
कर रहे हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं अगर आप उस तरह से मानेंगे तो डील होगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ईरान ये कह रहा है कि आप बातचीत करें, सबसे पहले आप जंग बंदी पे राज़ी हों, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जिसमें जंग बंदी हो, और उसके बाद फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड ब्लॉकेट इन दोनों को उठाया जाए, और फिर हम तीसरे मरहले में बात करें न्यूक्लियर पे। तो ये स्टेप वाइज आई थिंक बातचीत का वो कह रहे हैं। देखें, एनपीटी के मेंबर होने के नाते ईरान को अप टू 20% एनरिचमेंट की इजाज़त है सिविलियन न्यूक्लियर यूज़ के लिए। 3.67% पे ईरानियंस राज़ी हुए थे JCPOA में, 2015 से 18 वो चला, और ट्रंप साहब ने 2018 में उससे बर्खास्त ली ये कहकर कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं है, इसलिए ये बहुत ख़राब एग्रीमेंट है। उस वक्त उनको ईरान के 3.67% एनरिचमेंट पे भी कोई एतराज़ नहीं था। उसके बाद ईरान ने 60% तक एनरिचमेंट की, जो कि ईरान की गलती थी, ईरान को नहीं करना चाहिए था। IAEA की वेरिफिकेशंस होती रही, इंस्पेक्शंस होती रहीं, और उसमें वेरीफाई करते रहे कि ईरान कंप्लाई कर रहा था JCPOA को। लेकिन जाहिर बात है कि अमेरिका की रिट्रीट के बाद फिर ईरान ने भी एक्सेस दिखाया। लेकिन अभी ये कहना कि ईरान NPT का मेंबर होते हुए 0% पे आ जाए, मेरा ख्याल है कि ये आप किसी मुल्क से उसकी खुद मुख्तारी छीन रहे हैं, और इसीलिए ईरानियंस ये कहते हैं कि हम अपनी खुद मुख्तारी नहीं दे सकते किसी को। आप हमसे बातचीत करें, हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, और जो हमारे हकूक़ हैं हमें वो हकूक़ देने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि ईरान ने 60% पे ले जाने की गलती की है, तो अमेरिका ने भी तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अमेरिका ने भी तो बातचीत के दौरान 2 दफ़ा अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, एक दफ़ा इजराइल ने किया, एक दफ़ा अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलके किया है, और बहुत सारे वादों से अमेरिका भी फिरा है। फिर जहाँ तक ईरान में बात है कि उसके हार्डलाइनर्स और पॉलिटिशियंस में कोई रिफ्ट आ रही है, मेरा ख्याल है ये एक प्रोपेगेंडा है अमेरिका की तरफ से। ईरान में एक बड़ा यूनिक गवर्नेंस सिस्टम है, और उसमें आइडियोलॉजिकल लोग भी हैं और पॉलिटिकल लोग भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग हमेशा सबसर्विएंट, मतलब फॉलोअर्स रहते हैं आइडियोलॉजिकल जो लीनिएज है उसके। और अगर ईरान ने पहले कोई ऑफ़र की थी तो ये हो नहीं सकता कि वो जो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक है उसकी अप्रूवल के बगैर कोई ऑफ़र कर दी हो, यानी जो पॉलिटिकल आर्म है उसने अपनी तरफ से कोई ऑफ़र कर दी। दिस इज़ पॉसिबल, आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ईरान। लेकिन अब ईरान, जाहिर बात है कि बातचीत करके जब उनके डिसीजन हो जाता है तो फिर पॉलिटिकल ब्लॉक भी आइडियोलॉजिकल ब्लॉक के पीछे खड़ा हो जाता है, और फिर एक डिसीजन पे ये लोग रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो वो बात कर रहे हैं 3 लेयर्स में डिस्कस करने की, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल। जौहर साहब, क्या ये जो फेज प्रोसेस है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, इसके ऊपर ईरान अमेरिका की मान लेगा या अमेरिका ईरान की लाइन, मुझे डाउट है इसके ऊपर। पैकेज डील मुझे लगता है शायद इन्हें करनी पड़ेगी, मेज़ पे बैठ के एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जो सारी चीज़ों का अहाता करता हो, तो फिर तो चीज़ कोई निकल आएगी। ये शायद भरोसा अमेरिका इन पे नहीं करेगा, और ईरान अमेरिका पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जी, और इत्तेफाक की बात है कि यही अमेरिकन चाह रहे हैं इस वक्त, जो आपने कहा है ना, पैकेज डील। वो तो चाह रहे हैं पैकेज डील हो, लेकिन पैकेज डील ऑनरेबल होनी चाहिए ना, अभी तो वो बंदूक रख के कर रहे हैं। हाँ जी, जो ईरानियंस कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डीकपल करें। अच्छा देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना डेमोक्रेसीज़ में भी और ये बाकी में, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं होती है, होते हैं। ईरान में आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और IRGC तीनों मिक्स्ड हैं। बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो पहले IRGC के जनरल्स थे, अभी वो इस वक्त पॉलिटिकल की पोजीशंस पे हैं। इस वक्त कालीबाग खुद पहले IRGC से, कालीबाग, जुल्कदर, बहुत से लोग। अच्छा, इसी तरह जो आइडियोलॉजिकल हैं वो पॉलिटिकल भी हैं। तो ईरान में कोई इस तरह की वो डिस्टिंक्शंस नहीं है कि ये आइडियोलॉजिकल है, ये पॉलिटिकल है, ये IRGC है। इट्स ऑल वेरी डिफ्यूज्ड है, और उनका सिस्टम भी ऐसे ही है। लेकिन उसमें देखिए, जब जंग होती है तो उस वक्त मुख्तलिफ जो राय होती हैं, आती हैं बीच में, इसमें कोई शक। अब आप देख लें ईरान की पेज़ेश्कियान एक वक्त में, और अली खुमैनी की ज़िंदगी में ये हो रहा था कि पेज़ेश्कियान जो है, जब एक अल्टीमेटम का ख़त आया था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, पेज़ेश्कियान उस वक्त चाहते थे कि नेगोशिएशन शुरू करें शुरू में, और अली खमेनाई जो है वो चाहते थे कि नहीं शुरू करें। काफ़ी वो फिर एक जो है ना इंटरनल डिस्कशन वगैरह हुई, इवेंचुअली फिर अली खमेनाई ने इजाज़त दी और फिर वो शुरू हुई। अच्छा, अभी भी इस वक्त जो है, क्या मुज्तबा उतना डोमिनेट करते हैं जितना अली खमेनाई करते थे? जो मेरी इंडिकेशंस हैं, देखें इस वक्त जो अहम तरीन हैं बीच में, बिल्कुल उसमें मुज्तबा खमेनाई भी हैं, और साथ ये बाकिर जुल्कदर, ये जो है ये काफ़ी अहम है
जुल्कदर का रोल अब वज़नी हो गया जी। बाकी कालिबाफ थोड़ा सा उनको ज़रा सा डिफेंसिव पे आना पड़ा है। अब आप देख लें पिछले दिनों टीवी पे उन्होंने आके जो ईरान में वो किए हैं, बहुत सारी तकरीरें की हैं, और फिर उसके बाद पेज़ेश्कियान ने जो किए हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं को देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। बिकॉज वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे सबको कि देखें हमें ये नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन भी नहीं लेनी चाहिए मुज़ाकरात में, क्योंकि हमें जिस पेज़ेश्कियान कह रहे थे कि हमें ये जंग इतना कॉस्ट 300 बिलियन कर चुकी है ऑलरेडी, और हमें ठीक है हम इस वक्त जीत रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए, मैं उनकी ज़ुबानी कह रहा हूँ कि हम कोई अमेरिका कोई सुपर पावर है कि अब मुझसे भी कोई बड़ी पावर बन गए। तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं और इसी सियासत का हिस्सा होती हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हो क्या सकता है इस वक्त जो अहम चीज़ है, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट नहीं की ईरान की तजावीज़। बार बार ये आ रहा है कि जी हाँ प्रेसिडेंट डिडंट लव द प्रपोजल्स, या इस तरह के लफ्ज़ आए, ही डिडंट लाइक द प्रपोजल्स, और लेकिन बातचीत चल रही है और ये ज़ाहिर पाकिस्तान की वसासतें चल रही है, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डिप्लोमेसी जो उनकी है, एक तो उसका वो रुकी नहीं है। टैक्टिक्स जो दोनों तरफ से यूज़ हो रही हैं, ये स्ट्रेटजी क्या है, अमेरिका की तरफ से प्रेशर एंड टॉक, बड़ी क्लियरली एक जो है ना डिफाइंड है एक स्ट्रेटजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ईरान की तरफ से पहले वो वेटिंग गेम कर रहे थे, अच्छा अभी वो बेसिकली वो इकोनॉमिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर जो है और पॉलिटिकल प्रेशर जो डोमेस्टिक होगा प्रेसिडेंट ट्रंप पे मुल्क के अंदर, वो जो है उनको मजबूर कर देगा कि वो ज़्यादा लचक दिखाएं। वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है थोड़ी सी डेस्परेट हैं इस वक्त और वो उसको लेवरेज करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये है उसमें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सबसे अच्छा रास्ता ये होगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है इस वक्त ये सबके लिए लूज लूज है। इसमें ठीक है ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और मैं समझता हूँ वो ईरान की भी, वो अमेरिका की भी, वो इसराइल की भी, वो सारी प्ले आउट कर रही है इस कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त, और वो करती भी होती है सारी पॉलिटिक्स जो उनकी दाखिली सियासत अगर इसराइल की ना होती जो है तो शायद ये जंग उस तरह से शुरू भी ना होती। अमेरिका की दाखिली सियासत वो ना होती तो शायद देखें इससे पहले तो किसी प्रेसिडेंट ने अटैक नहीं किया, सारों ने रेजिस्ट किया ना, प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं किया। ईरान की जो दाखिली सियासत है वो भी बिल्कुल उनकी जो नेगोशिएशन असरअंदाज हो रही है।